बात करते हैं हम डेंजर जोन की, यानी कि ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर बुरे नतीजों का असर पड़ सकता है। मेरी सहयोगी हमेशा की तरह मौजूद है साक्षी। बताइए आज कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है? शुक्रिया पल्लवी। आज जो मैं कंपनी लेके आई हूँ उसका नाम है ग्लोबल ऑफशोर। लगातार इस कंपनी ने नेगेटिव रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं कई तिमाहियों से। अगर आप देखेंगे खासतौर पर इस तिमाही जून तिमाही की अगर बात करें, Q1 में कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। साथ ही आप देखिए कि कंपनी ने ऑपरेटिंग घाटा भी पोस्ट किया है। दोनों ही ट्रिगर्स काफ़ी नेगेटिव हैं। साथ ही आप देखिए कि चार्टिंग रेट में कमी से कहीं ना कहीं कंपनी की जो आय है उस पर भी दबाव पड़ते हुए नजर आया है। आप देखिए कि अधिक ब्याज लागत की वजह से कंपनी का जो मुनाफा है उस पर भी ऊपर से काफी प्रेशर होते हुए नजर आया है। ह्यूज इंटरेस्ट कॉस्ट है और खास करके अगर देखा जाए डेट जो है कंपनी की बुक्स पर वो भी 907 करोड़ के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बीते 3 तिमाहियों से मार्जिन्स पर भी लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। तो आप भले ही हाई इंटरेस्ट कॉस्ट की बात कीजिए, ह्यूज डेट ऑन द बुक्स की बात कीजिए, या फिर लगातार मुनाफे पर प्रेशर, ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर प्रेशर, सभी पैरामीटर्स पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स काफी वीक रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो शेयर्स 6.5 से 7% तक की वीकनेस के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इनफैक्ट संजीव, ग्लोबल ऑफशोर जैसे साक्षी ने बताया फंडामेंटली लार्जर कंसर्न बना हुआ है बी टर्म्स ऑफ हाई इंटरेस्ट कॉस्ट और यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन्स दे हैव टेकन अ हिट। Q1 वाज आल्सो नॉट दैट बेटर, बट फंडामेंटली आप क्या कमेंट ऑफर करना चाहते हैं इस पर? इसमें हमारा कोई कवरेज है नहीं, एक्टिव रेटिंग तो कुछ है नहीं, लेकिन लुकिंग एट द बैलेंस शीट एंड काइंड ऑफ जो नतीजे आ रहे हैं उससे सुधरता तो नहीं दिख रहा है। अभी पेन अभी भी लग रहा है इस कंपनी में। तो मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आ सकता है विद द इम्प्रूवमेंट इन द एनवायरनमेंट, लेकिन अभी तो लग रहा है कुछ पेन अभी भी बाकी है इसमें। जी, ग्लोबल ऑफशोर लगभग 6% की कमजोरी आज के सेशन में दिख रही है। इनफैक्ट एड्रिन, आपका भी एक कमेंट चाहेंगे। फंडामेंटली काफी वीक है कंपनी, जैसा साक्षी ने बताया, बुक्स पे डेट बहुत ज्यादा है और लगातार इसके मार्जिन्स पर भी प्रेशर बन रहा है। टेक्निकली कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? आपके कमेंट्स क्या होंगे ग्लोबल ऑफशोर पर? देखिए, मेरे हिसाब से ग्लोबल ऑफशोर इस कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग मोड में चल रहा है। इट इज़ बेटर कि कोई भी लॉन्ग होल्डिंग्स अगर इसमें कोई इन्वेस्टर खड़े हैं तो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन टू एग्जिट, क्योंकि यहाँ से और भी नीचे का स्तर आ सकता है। इसमें अराउंड 130 लेवल्स दिख रहे हैं इन द मीडियम टर्म। तो इट इज़ बेटर आप कोई भी अगर होल्ड कर रहे हो तो एग्जिट करें ग्लोबल ऑफशोर। ऑलराइट, तो इस स्टॉक को आपको फिलहाल अपनी एग्जिट लिस्ट में, अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए और अगर पोजीशन बनाई हुई तो यहाँ पर आप निकल सकते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे शेयरों की बात करते हैं जहां से आपको बचकर रहना चाहिए, यानी कि वो पेनी स्टॉक्स जहां पर एक शानदार तेजी आपको दिखी लेकिन फंडामेंटल्स कंपनी के बेहद वीक थे। हमारे साथ रजत मौजूद है। रजत, बताइए कौन सा स्टॉक आप आज लेकर आए हैं? बिल्कुल पल्लवी, स्टॉक का नाम है HBL स्टॉक होल्डिंग्स। देखिए, NBFC फाइनेंस कारोबार है इस कंपनी का, लेकिन सिर्फ नाम का ही है, क्योंकि जिस तरीके से नंबर्स रिपोर्ट कर रही है कंपनी उस आधार पर तो यहाँ पर कोई ज़्यादा एप्रिसिएशन की उम्मीद करे नहीं। और वैसे जो इनफैक्ट इस साल तेज़ी आ गई है वो भी हो सकता है कि एक धोखा ही हो। ये मैं थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर से आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि 2008 की बात मैं कर रहा हूँ। 2008 यानी कि अब रिसेशन के टाइम की बात है। ये स्टॉक 148 तक चला गया, तब भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली स्पाइक आती हुई नजर आई थी। 2008 में 148 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिले और आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग स्पाइक उस समय में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप थी पेनी स्टॉक्स की, तो बहुत स्ट्रांगली एप्रिसिएशन करता हुआ नजर आया। पर उसके बाद से ही इस स्टॉक पे लगातार बिकवाली जो है वो देखने को मिली और इनफैक्ट उसके बाद ये स्टॉक लगभग 7 रुपये, 7.5 रुपये के लोज तक पहुँचता हुआ नजर आया। अब इस साल का ट्रेंड देखिए आप, इस साल इस स्टॉक में निचले सुरों से फिर से बाइंग देखने को मिली है, जो स्टॉक को 13 रुपये तक के हाइस तक ले जा चुकी है। फिलहाल 11, 11.5 रुपये के आसपास कोट कर रहा है, पर फाइनेंशियल्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। एक साल में जो उछाला है 73% के आसपास का, बीते 4 साल में बिक्री के देखें आंकड़े आप 80% की गिरावट देखने को मिली है। 3 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 2014 में 79% OPM था, 2015 में 67% और 2016 में 28% का मात्र OPM इस पर्टिकुलर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। मुनाफे में सालाना आधार पर गिरावट देखने को मिल रही है और जो 2016 का फिगर आया है वो है लगभग 50 लाख का। 4 सालों में लगातार इसके मुनाफे पे डेंट पड़ता हुआ नजर है और स्टॉक प्राइस पे एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता मार्केट में। महज 9 लाख का मुनाफा इस बार जो कंपनी ने रिपोर्ट किया, मार्केट जो 2016 की फिगर है 9 लाख की, 9 लाख का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया और मार्केट कैप है 28 करोड़ की। तो बिल्कुल सपोर्टिव आंकड़े नहीं हैं और जिनके पास भी स्टॉक है फिलहाल 11.5 के आसपास कोट कर रहे हैं। तो ऐसी मार्केट पे और ऐसे हालात में जिस स्टॉक को बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट ना कर रहे हो, या तो उससे दूर रहना चाहिए या फिर जिनके पास है मुनाफा मिल गया तो उसको बांध देना चाहिए।
श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद रजत। HBL स्टॉक होल्डिंग्स आपने स्टॉक लेके आया। इनफैक्ट संजीव, या क्विक रिएक्शन, जैसे हमारा ये शो है इट्स ऑल अबाउट डेंजर जोन, और यहाँ पे लेके हम ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को वेरी कॉशियसली हैंडल करना चाहिए, इधर दे शुड अवॉइड इट। HBL स्टॉक होल्डिंग ऐसा रजत ने हाईलाइट किया हुआ एक ऐसा स्टॉक है जो विदाउट फंडामेंटल इट हैज शोन अ रन। कितना इंपॉर्टेंट होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझाना कि दे शुड स्टे अवे फ्रॉम दी स्टॉक्स। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर एक सेक्टर चल रहा है, अभी जैसे NBFC की बात कर रहे हैं, अभी उसमें बहुत सारे पेनी स्टॉक हमको देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देंगे बहुत ही कम समय में, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिट दैट काइंड ऑफ काउंटर वंस द मार्केट स्लो डाउन। सो ये बहुत ही ज़रूरी है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि आइडेंटिफाई द राइट कंपनी इन द राइट सेक्टर। अगर NBFC चल रहा है, वो सेक्टर अच्छा है, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंपनी है, कैपिटल फर्स्ट है, बजाज फाइनेंस है, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इवन इफ़ यू सी कैपिटल फर्स्ट और बजाज फाइनेंस, ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 12 टाइम्स हो गए हैं कुछ सालों में। तो ये सारे जो स्टॉक हैं उनको लेना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को, ना कि कोई पेनी स्टॉक जहाँ पे कोई फंडामेंटल सपोर्ट नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, उन स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह के स्टॉक्स में वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए इसमें तेजी भी उतनी ही जल्दी आती है। इनफैक्ट हैडन, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? ऑलरेडी रजत ने काफ़ी प्रिसाइसली बताया कि इसमें किस तरह का रनअप दिखा है। ऑलमोस्ट ये 6 रुपये से 12 रुपये के ऊपर भी चला गया था और फिलहाल आज भी ऑलमोस्ट 11 रुपये 51 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपके इस पर एक कोई कॉमेंट चाहेंगे? देखिए, ये स्टॉक हमारे कवरेज यूनिवर्स के दायरे में नहीं है, लेकिन मुझे ये हाईलाइट करना पड़ेगा कि कैपिटल फर्स्ट जो स्टॉक है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और ये एक स्टॉक है जो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। अगर किसी को स्टॉक मिल रहा है अराउंड 660 670 तो बहुत ही बेहतरीन लेवल है, बाय करें। और वी कैन सी टारगेट्स ऑफ अराउंड 740 फिर से। लेकिन करंटली क्या हो रहा है कि अगर लॉन्ग्स करना चाहिए तो नॉट राइट नाउ, बट अराउंड 660 670। ऑलराइट, तो दूसरा विकल्प भी आपको एक्सपर्ट ने बताया और इस तरह के स्टॉक से सतर्क रहने की जरूरत आपको है। लेकिन अब बात करते हैं ई कॉमर्स कंपनियों की। ई कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा जल्द कस सकता है। संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश दी है कि जो गलत विज्ञापन और गलत सामान बेचेंगे अगर, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इस पर ज्यादा अपडेट लेते हैं मेरे से हो गया असीम मनचंदा से। असीम, इस तरह की खबरें पहले भी आई थी कि अगर गलत एडवर्टीजमेंट्स कोई कंपनी देती है और गलत सामान बेचती है, यानी कि कुछ और दिखाकर वो कोई और चीज बेचती है, तो ऐसे में कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब संसद की जो स्थायी समिति है, इनकी तरफ से किस तरह की रिकमेंडेशंस आई हैं? देखिए, सरकार जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके अंदर बदलाव करने की जो है तैयारी कर रही है, और पिछली बार पार्लियामेंट में जब इंट्रोड्यूस किया था तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में जो है वो भेज दिया गया था। तो स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, जिसमें ये कहा गया कि जो ई कॉमर्स कंपनी है उसको भी सेलर की कैटेगरी के अंदर जो है वो रखा जाएगा, और अगर किसी तरह का गलत विज्ञापन करती हैं, कोई गलत प्रोडक्ट जो है वो बेचती हैं जिससे कि कंज्यूमर को नुकसान होता है, तो 2 साल की सजा उनको हो सकती है और 10 लाख का जुर्माना जो है वो हो सकता है। साथ ही साथ उनका लाइसेंस जो है वो 2 साल के लिए सस्पेंड जो है वो किया जा सकता है। तो इस तरह की सिफारिशें जो है स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी दी हैं। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें जो है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया। अब इन सिफारिशों को जो है फाइनल मंजूरी के लिए इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजा जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली जो है 29 अगस्त को एक बैठक लेंगे, जिसके अंदर सारे कंसर्न मिनिस्ट्री जो है इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगी, और इसको एक अंतिम रूप जो है वो दिया जा सकता है। अगर ये फाइनलाइज कर दिया जाता है तो ई कॉमर्स कंपनी अपनी लाइबिलिटी से जो है वो बच नहीं पाएंगी कि ये सेलर कोई और था, हम इसमें हमारी कोई इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो उनकी भूमिका भी जवाबदेही जो है वो तय की जाएगी। जी, यानी कि उनकी जवाबदेही तय करने के लिए इस तरह की सिफारिशें लाई है आगे ई कॉमर्स कंपनियों पर, और 2 साल की सजा या फिर 10 लाख का जुर्माना, इसका प्रावधान हो सकता है। इनफैक्ट 5 साल की सजा भी हो सकती है, डिपेंडिंग की केस क्या है। शुक्रिया असीम बताने के लिए तमाम अपडेट। तो 29 अगस्त को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इन सिफारिशों पर आगे चर्चा होगी कि आगे किस तरह के नियम लाए जा सकते हैं ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर। लेकिन अब बात करते हैं NSE के IPO की। NSE की लिस्टिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए NSE बोर्ड ने ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति कर ली है। सिटी ग्रुप ग्लोबल, JM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा और मॉर्गन स्टैनले को ग्लोबल कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त करा गया है। साथ ही प्राइस वाटरहाउस कूपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, LLP स्टैट्यूटरी को ऑडिटर्स भी नियुक्त किया गया है। यानी कि एक तरह से तेजी लाने की कोशिश हो रही है, तो जल्द ही NSE की लिस्टिंग हो सकती है। इनफैक्ट हैड्रिन, आपके पास मैं कोई कमेंट चाहूंगी इस खबर को लेकर। ये काफी समय से चल रहा है कि NSE जल्द अपना IPO लाएगी, और अब एक तरह से प्रोसेस में तेजी भी आ रही है, क्योंकि अब नाम भी अनाउंस कर दिए हैं कि जिनको कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर नियुक्त किया गया है, इसमें 4 बड़े नाम शामिल हैं। आपका इस पर क्विक टेक चाहेंगे?
हाँ, देखिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है और ये ओवरऑल मार्केट्स के लिए भी अच्छा है। तो हमें ऐसा लगता है कि NSE का लिस्टिंग बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। इनफैक्ट संजीव, क्विक रिएक्शन, जैसे NSE हैज मूव्ड अहेड टुवर्ड्स लिस्टिंग और यहाँ पे लेकर जैसे पल्लवी ने इनफैक्ट एलॉबरेटेड वे में बताया कि ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स सच एज सिटी ग्रुप और यहाँ पे कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड एंड दे हैव बीन अपॉइंटेड टू टेक दिस थिंग फॉरवर्ड। इज देयर एनी कमेंट यू वांट टू ऑफर ऑन दिस? Yeah, it's a long-awaited things to happen. If you see, NSE is getting the clearance. BSE is also in line to getting listing in the bourses. So it's a good thing to happen because this all platforms, these two are the most known platform in India. And NSE being the largest is definitely going to get a good listing, given that it is the largest exchange in India and there's a very strong platform for execution. So बहुत अच्छा है ये चीज़ बहुत पहले होना चाहिए था। अभी मार्केट बहुत अच्छा है और इस तरह के IPO को क्लाइंट जो इन्वेस्टर हैं डेफिनेटली बहुत अच्छा से उसको रेस्पॉन्स मिलेगा और BSE इसके बाद लिस्टिंग हो सकता है। तो आई विल सी डेफिनेटली एज अ पॉजिटिव थिंग टू हैपन इन द मार्केट। जी, लेकिन अब बात करते हैं सरकार के एम्बिशियस मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। इनफैक्ट पुंज लॉयड के अशोक वाधवन ने कहा है कि मेक इन इंडिया से डिफेंस और एविएशन सेक्टर को फायदा पहुंचेगा। सरकार के कदमों का असर 3 से 4 सालों में दिखना शुरू होगा। कंपनी के प्रेसिडेंट अशोक वाधवन से एक्सक्लूसिव बातचीत की अनुराग शाह ने। सरकार ने जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को इनिशिएट करा मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आने के लिए, तो आपके मुताबिक सर ये कितना सक्सेसफुल रहा है और आप मानेंगे इससे मैन्युफैक्चरिंग को कुछ फ़ायदा हुआ है या अभी आने वाले दिनों में असर दिखेगा? अभी ये जो डिफेंस एंड एविएशन है उस कस्टमर, सबसे बड़ा कस्टमर वर्ल्ड का इंडियन गवर्नमेंट है। अगर वो बोलता है कि मैं स्पेंड करूँगा, आप यहाँ पे आके प्लांट लगाओ, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। क्वेश्चन है कि रिजल्ट अभी दिखा है कि नहीं दिखा। गवर्नमेंट ने काफ़ी फंडामेंटल चेंजेस किए हैं, नई पॉलिसी निकाली है, FDI ओपन किया है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर दिखेगा। आपको कुछ रिजल्ट नेक्स्ट 6-7 महीने में दिखेगा कि ऑर्डर बुक्स आने लगेंगे, प्राइवेट सेक्टर को ऑर्डर्स आएंगे, बट उसका मेजर रिजल्ट आपको अगले 3 और 4 साल में दिखेगा, क्योंकि एक बार ऑर्डर आएगा, प्लांट लगेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तब नौकरियां बनेगी। तो इसका साइकिल जो है वो बहुत बड़ा है, 5 से 6 साल का साइकिल। अगर सर हम केवल आपकी कंपनी की बात करें तो किस तरह से पुंज लॉयड की गोइंग फॉरवर्ड विस्तार योजना है, अभी मौजूदा ऑर्डर बुक क्या है, और मतलब अगर केवल ज्योग्राफिकल वर्टिकल्स की बात करें तो कहाँ कौन कौन से पॉकेट्स है जहाँ आप ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं? अभी तो हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने 2007 में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था, बनना स्टार्ट हुआ था, 2012 में कंप्लीट हुआ। वो हमारा मेन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है माननपुर में, ग्वालियर के पास में, मध्य प्रदेश में। अभी जितनी उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाई थी, अगले 1 साल के अंदर हम उसको डबल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 5 साल पहले स्टार्ट किए थे। हमारे कुछ प्रोडक्ट फाइनल स्टेजेस पे हुए जो क्लियर हो गए, अब फाइनल कॉन्ट्रैक्ट के फाइनल स्टेजेस में हैं। जैसे ही वो ऑर्डर्स आते हैं उसकी हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसलिए हम ऑलरेडी प्लांट्स लगा रहे हैं। प्लस हमने जॉइंट वेंचर कर रखा है इजरायली कंपनी के साथ, IWI के साथ। उसका प्लांट रेडी हो जाएगा अक्टूबर के साथ, तो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो हमारे हिसाब से ये सेक्टर काफ़ी फोकस में है। हम इन्वेस्टमेंट पहले ही हमने इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसको ग्रो कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे पुंज लॉयड के मैनेजमेंट को, जिन्हें लगता है एविएशन और डिफेंस में उनका फोकस भी रहेगा और वहां पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज आगे आ सकते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। शेयर मैच तेजी भी है, लगभग 3.5% की तेजी के साथ पुंज लॉयड ट्रेड कर